हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि मेरे लोग ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 1 में कल करवा दिया हूँ। आप लोग पीछे का वीडियो भी जाके देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है, वो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे भी आप लोग मेरे चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा डेली मेरा वीडियो आएगा। तो अभी थोड़ा नवरात्रि चल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नवरात्रि खत्म होने के बाद मेरा शाम और सुबह दोनों टाइम वीडियो मेरा आते रहेगा। आप लोग फुल वॉच कीजिए ताकि वॉच टाइम में भी थोड़ा काम हो सके और चैनल मोनेटाइज में भी आप लोग मदद कीजिए। तो देखिए, बिना समय गंवाते हुए तो मैं आज प्रैक्टिस सेट में 2 करवा रहा हूँ। देखिए, आप लोग प्रैक्टिस सेट 2 में करवा रहा हूँ। तो आप लोग देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन। नीचे 2 कथनों के बाद 1 और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह आमतौर पर स्थापित तथ्यों के भिन्न दिखाई देता है। यह निर्णय करने के निष्कर्षों में कौन सा कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिए, सभी कुर्सियाँ लकड़ी है, सभी कुर्सियाँ लकड़ी है, कोई लकड़ी फर्नीचर नहीं है। इसका निष्कर्ष निकलता है सभी कुर्सियाँ फर्नीचर है। जब सभी कुर्सियाँ लकड़ी है तो सभी कुर्सियाँ फर्नीचर है नहीं, गलत है। कोई फर्नीचर लकड़ी है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर चिन्ह के दोनों ओर दिए गए 2 व्यंजकों का एक ही मान होगा। यदि दोनों तरफ एक तरफ 2 संख्या परस्पर बदल दिए जाते हैं तो दिए गए विकल्प में से परस्पर बदले जाने वाले सही संख्याओं का पता लगाएं। तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 6 और 8 होगा। उस व्यवहारिक का चयन करें जो वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पुरुष है, चिकित्सक है, गायक है। पुरुष गायक भी हो सकता है और चिकित्सक भी हो सकता है। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की 2 स्थितियां दिखाया गया। 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। पासा वही होता है जो आप लूडो में खेलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया 4 के विपरीत क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 के विपरीत फलक में 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं के 4 युग्म थे जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत का चयन करें। ठीक है, यहाँ 7:50 है। 7×7 = 50, 21 का होता है 441 और 441 इधर बच जाएगा फिर 21, तो ये हो गया 462। फिर इधर 25 का होगा 625, 25 जोड़ेंगे 650, 14 का होगा 169, फिर 14 जोड़ेंगे नहीं पूर रहा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा था, इसका ऑप्शन गलत हो गया। तो डी नंबर में जो लिखा है 14 का 14 का हो जाएगा 196, 196 210, ये भी पूरा रहा तीनों। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, उस विकल्प का चयन जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आई है तो जे है, तो पी है तो क्यू होगा, एन है तो ओ पी, एक के बाद एक है तो ई एफ जी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन होगी। इसका नाम होगा शिरीषा बांद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर ने भारत में स्थानीय शिकायत अधिकारी किसे प्रयुक्त किया है। विनय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन किया है। इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष व वर्तमान में देश के CDS अधिकारी जनरल बिपिन रावत किस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण निधन हो गया। MI-17 ऑप्शन नंबर बी। 2 संकेंद्र वृत्त की त्रिज्या ए तथा बी है। ए बी से बड़ा है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A² + 4 + 4B² 12AB है तो log A + 2B बराबर है। ये 12th का क्वेश्चन है। ये 12th का क्वेश्चन, इसका सॉल्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मीनार के आधार से आधार रेखा पर क्रमशः A और B दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q मीनार के शिखर का अवनमन कोण कोटि पूरक है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, √AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:√3:2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 1 - 2 से जाने वाले तथा दोनों अक्षरों से बराबर अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण है। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार में 2 मिली सेकेंड में 400 माइक्रोकूलम का आवेश गुजरता है, धारा का औसत मान होगा 0.2 एम्पीयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 समान प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान R है, चित्र में दर्शाए गए ढंग से जोड़ा जाता है, तो M तथा N के बीच तुल्य प्रतिरोध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब फोकस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी है। तो स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं करा रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी परीक्षा वॉल्यूम 3। तो आप लोग मेरे चैनल पे नहीं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज से मेरा डेली प्रैक्टिस सेट आएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम का इंटरव्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ किस तरह का लगता है। आप अपना राय दे सकते हैं। अभी मेरा चैनल मेरा छोटा है, आप लोग चाहिएगा तो चैनल मेरा बड़ा हो सकता है और ये मेरा मोटिवेशन का काम करता है। देखिए मेरा बिना समय गंवाते हुए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए आप लोग वॉल्यूम 3 का मैं करवाऊँगा प्रैक्टिस सेट 1। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, फुल वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा एग्ज़ाम किस टाइप का आता है। देखिए ये टेस्ट सीरीज 1 है रुक्मिणी का। तो देखिए अक्षर समूह के 4 युग में दिए गए। रीजनिंग का आपका ऐसा ही सवाल मिलेगा। अक्षर समूह के 4 युग में दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार समान है, जबकि एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। तो यह आपको इसका आप आंसर कमेंट भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं बता ही रहा हूँ, तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। आप लोग भी सॉल्व करके कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ये आप ही लोग का चैनल है, आप ही लोग चाहिएगा तो ये बड़ा हो सकता है चैनल, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा। देखिए 2 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के अनुक्रम होगा। डेकामीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। इसमें से आपको क्रम में सजाना है, सबसे पहले क्या होता है वो आपको लिखना है। तो देखिए आप लोग सबसे पहले इसमें हो जाएगा हेक्टोमीटर, याद रखिएगा हेक्टोमीटर। उसके बाद होगा डेकामीटर, उसके बाद हो जाएगा डेसीमीटर, उसके बाद हो जाएगा सेंटीमीटर, उसके बाद होगा मिलीमीटर। मतलब कि ये क्रम में अगर सजाइएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऐसे आप भी करके देख सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, या मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के 4 युग में दिए गए हैं, निम्नलिखित में 3 किसी तरह से समान है, जबकि एक असंगत है। असंगत का चयन किया। अब देखिए 64 है, 118 है, 81 है, 9 है, 19 है, 26 अनुपात 16 अनुपात 9 है, 16 अनुपात 64 अनुपात 12। अब देखिए 64 किसका होता है 8 का, 100 किसका होता है 10 का, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। उसी तरह इधर 9 का क्या होता है 3 होता है, और 81 का कितना होता है 9, तो 9 3 कितना होना चाहिए 12। तो लेकिन वो 12 नहीं, वहाँ क्या 19 है। तो 16 या 25 का क्या होगा 5, 16 का क्या होगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 5 4 9, तो ये सही है। 16 में का होगा 4, 64 का हो जाएगा 8, 8 4 12। मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका आंसर होगा। तो आप लोग भी कमेंट शेयर कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। ठीक, 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। 25-35 मीटर सीधे चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है और किस दिशा में है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं तो बता ही रहा हूँ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा 40 मीटर उत्तर। आप भी करके देख सकते हैं, हो सकता है ऑप्शन में गलत रहे। देखिए वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध। देखिए माताएं हैं, चिकित्सक है, महिलाएं। अब देखिए महिलाएं माताएं भी हो सकते हैं। ठीक, महिलाएं माताएं भी हो सकती है, चिकित्सक एक अलग हो गया। तो मतलब कि ये दोनों के बीच में आ सकती है, ये दोनों में से चिकित्सक भी हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए में कितने त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज का फॉर्मूला आएगा, वो आप फॉर्मूला से सॉल्व करके इसका ऑप्शन दे सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा रेजिमेंट से सेना प्रमुख बनने वाले तीसरे अधिकारी जनरल बिपिन रावत थे। उसमें पहले निम्न में कौन सा सेना प्रमुख बने थे। इसका आंसर हो जाएगा फील्ड मार्शल सैम मोनेक्सो, दलबीर सिंह सुहाग। ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में उत्पादित भालिया गेहूँ GI टैग प्राप्त कर निर्यात केन्या व श्रीलंका को किया गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात।
शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल का विकास किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की बहुआयामी गरीब सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य है। तो गरीबी सूचकांक के अनुसार तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि बिहार है। एक लड़का 1 से 20 तक किसी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, ठीक, लेकिन वह एक संख्या को जोड़ना भूल जाता है, जिसके कारण योग 190 हो जाता है। तो वह कौन सी संख्या है, वह संख्या कौन सी जिसे लड़का भूल गया था जोड़ने के? 1 से 20 तक अगर जोड़े, आप इसको सॉल्व करने के बाद अगर निकाल पाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके इसका आंसर दे सकते हैं। जो आसान है वो मैं बता देता हूँ। देखिए 13 नंबर में देखिए, अतुल 400 की इसका भी आंसर मैं बता ही देता हूँ। इसका आंसर मैं बताता हूँ 12 नंबर का। पहले 12 का आंसर आपका हो जाएगा A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल 400 की 12 पेंसिल बेचता है। यदि 4 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या है? इसका सॉल्व करने के बाद निकलेगा आंसर 50। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर चलते हैं, इसका मैं सिर्फ आपको सॉल्व अभी नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ आपको ऑप्शन का आंसर बता सकता हूँ। 14 नंबर में देखिए, दो व्यक्ति ए तथा ए और बी 10:30 पूर्वाह्न AM पर एक दूसरे से 110 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी पर है। ए 30 मिनट बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलता है, जबकि बी 12 अपराह्न PM पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की समान दिशा में चलती है। वो अगले दिन किस समय मिलेंगे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में एक कंपनी के 6 वर्ष के राजस्व करोड़ को दर्शाया गया है। तो इसमें देखिए 6 करोड़ इसमें दर्शाया गया। तो नीचे दिए गए 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व क्या है? 6 वर्ष सबको जोड़ के 6 से भागा देने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा कितना होगा। थैंक यू दोस्तों, इतना ही आज। कल और मैं करवाता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चैनल में करवा रहा हूँ, तो आज मैं सोशल साइंस का करवाने जा रहा हूँ। आप लोग चैनल पर अगर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सोशल साइंस का भारत में कृषि एवं पशुपालन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से 100% है कि चांस के 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। तो मेरे चैनल पर अगर आप लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और न्यू चैनल है, ये मत सोचिए कि न्यू चैनल है तो आप लोग ही इसको बड़ा बना सकते हैं अगर आप लोग चाहिएगा तो। अगर नहीं चाहिएगा तो फिर जहाँ वहीं रह जाएंगे। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आज मैं पढ़ रहा हूँ भारत में कृषि एवं पशुपालन। भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है, ये आपको भी पता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, परंतु सिंचाई के साधनों का अभाव होने के भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 आयु वर्ग 46.1% कृषि कार्य में संलग्न है। भारत प्रथम कृषि मंत्री अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चुनी हुई सरकार के प्रथम कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख। संविधान के अनुसार कृषि का विषय राष्ट्र सूची का विषय है, जबकि राष्ट्रीय कृषक आयोग के अनुसार इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई। राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन 1970। राष्ट्रीय कृषक आयोग 2004। कृषि मंत्रालय के अधीन 3 विभाग हैं: कृषि व सहकारिता विभाग, कृषि अनुसंधान व शिक्षा, पशुपालन, डेयरी व मत्स्य। भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाला राज्य के क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र प्रतिशत पंजाब 83.6% सबसे अधिक है। हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, तमिलनाडु। दक्षिण भारत का सर्वाधिक कृषि प्रतिशत राज्य। कृषि के प्रकार: प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, इसको हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम। देखिए स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम: उत्तर पूर्वी भारत असम, इसका नाम है झुमिंग। दक्षिण राजस्थान वालड़ा, दाजिया तथा चिमाता। झारखंड में है कुरुआ, उड़ीसा में है पामादाबी, कोमान, बारिंगा। मध्य प्रदेश में बेबर, दहिया, पेड़ा। केरल में है पोनम। मणिपुर में है पामलू। हिमाचल क्षेत्र में खील। पश्चिमी घाट केरल में कुमारी। आंध्र प्रदेश उड़ीसा में पोलू एवं बोरो। पोटू एवं पेंडा। मध्य प्रदेश में है बेबर, दहिया, पेड़ा। छत्तीसगढ़ में है दीपा। केरल में है पोना। तो ये देखिए स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम दिया गया। हर जगह अलग अलग नाम है, तो आप लोग बढ़िया से देख लो। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
100% आने का चांस रहेगा। अब देखिए दूसरा नंबर गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इससे अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग होता है। स्वामित्व विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और आलाप होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से ही अधिक पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की कृषि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड और आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है। तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों में अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च में अब इसका चौथा है रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक रूप है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में फसल बोई जाती है। यह उद्योग और कृषि के बीच अंतरपृष्ठ है। इसमें अत्यधिक पूंजी एवं तथा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में चाय, चावल, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसल है। बागानी कृषि, वर्षा प्रधान खेती की बागानी कृषि कहते हैं। भारत की 70% कृषि बागानी कृषि से निर्मित है। कृषि वानिकी, पेड़ों की कतारों के मध्य फसलें उगाना। ट्रक फार्मिंग, केवल सब्जियों की खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। आर्द्र भूमि कृषि, दलदल भूमियों में की जाने वाली कृषि को आर्द्र भूमि कृषि के जैसे चावल। शुष्क कृषि, 11 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि। शस्य प्रारूप, भारत में भौतिक विविधता और सांस्कृतिक आधार पर यह विभिन्न कृषि पद्धतियों का शस्य प्रारूप पाए जाते हैं। भारत में 3 प्रकार के शस्य पद्धतियाँ पाई जाती है: रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिम राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रबी फसलों का उत्पादन मुख्य है। शीत ऋतु में पश्चिमी वृक्षों से होने वाली वर्षा इसके लिए लाभकारी होती है। हरित क्रांति में भी इन फसलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन जून जुलाई के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, ज्वार, कपास, जूट, मूंगफली, अरहर, रागी और सोयाबीन शामिल है। इस फसलों को उगाने में उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल अग्रणी राज्य है। नोट: तिल एवं जौ उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। चावल को दक्षिण भारत में पूरे वर्ष में हर ऋतु में उगाया जाता है। जायद, रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के मध्य मार्च से जून बोई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहा है। जैसे जायद फसल ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। एक वर्षीय फसलें, ये फसलें अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या इससे कम समय में पूरा कर, जैसे धान, गेहूं, जौ, चना, सोयाबीन आदि। द्विफसलीय फसलें, ऐसे पौधे पहले वर्ष तक अपने वनस्पतिक वृद्धि करती और दूसरे वर्ष उनके फूल और बीज बनते हैं तो वे अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करते हैं, जैसे चुकंदर। बहुवर्षीय फसलें, ये ऐसे पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके जीवन चक्र में प्रति वर्ष या 1 वर्ष के अंतराल पर फूल और फल आते हैं, जैसे लूसर्न, गन्ना, नेपियर घास आदि। हरी खाद की फसलें, इसके लिए फलीदार फसलें अधिक उपयुक्त होती है, जैसे सनई, ढैंचा, मूंग आदि। भूमि संरक्षण फसलें, ये फसलें अत्यधिक वृद्धि के कारण भूमि को ढक लेती है, जिससे हवा तथा वर्षा से होने वाले कटाव से भूमि की रक्षा करती है, जैसे सोयाबीन, मूंग, लोबिया आदि। नकदी फसलें, यह धन कमाने वाली फसलों के नाम से जाना जाता है, जैसे गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन। सूचक फसलें, यह फसलें जो पोषक पदार्थों की भूमि से कमी पर तुरंत उनके ऊपर कमी के लक्षण प्रकट करने लगती है, जैसे मक्का। फसल चक्र, क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के तहत विभिन्न फसलों को उगाना ही फसल चक्र कहलाता है। अलग अलग
फसल उगाना। मोनोकल्चर, यह फसल खेती की एक प्रक्रिया जिसमें एक ही प्रकार की फसल उगाई जाए, जैसे इसके मुख्य रूप में व्यापारिक अनाज, चावल, गेहूं, मक्का की खेती की जाती है। मिश्रित कृषि, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही खेत में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है, जैसे गेहूं, सरसों, धान एवं मटर आदि। ऑर्गेनिक कृषि, ऐसी कृषि जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, यह पर्यावरण के लिए लाभदायक, इको फ्रेंडली होती है। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसका निधन 28 सितंबर 2023 विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। भारत में हुई हरित क्रांति का सर्वाधिक असर गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा। सभी फसलों में गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। दालों के उत्पादन में हरित क्रांति का सीमित प्रभाव रहा। विश्व भारतीय हरित क्रांति के जन्मस्थली जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को कहा जाता है। यह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1960 में हुई। भारत में हरित क्रांति के दौरान मेक्सिको से आयोजित गेहूं के HYV बीज तथा फिलीपींस से आयातित चावल के HYV बीज का प्रयोग किया गया। भारत में हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल रही। भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन, जूट, आम, केला, मसाला उत्पादक देश है। विभिन्न कृषि क्रांति, हरित क्रांति खाद्यान्न फसल, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन, खाकी क्रांति चमड़ा कोको, मीठी स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, स्वर्ण क्रांति बागवानी, गोल क्रांति आलू उत्पादन, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन। देखिए, स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम। उत्तर पूर्वी भारत असम, इसका नाम है झुमिंग। दक्षिण राजस्थान वालड़ा, दाजिया तथा चिमाता। झारखंड में है कुड़ुआ, उड़ीसा में है पामादाबी, कोमान, बारिंगा। मध्य प्रदेश में बेबर, दहिया, पेड़ा। केरल में है पोनम। मणिपुर में है पामलू। हिमाचल क्षेत्र में खील। पश्चिमी घाट केरल में कुमारी। आंध्र प्रदेश उड़ीसा में पोडू एवं बोरो। पोडू एवं पेंडा। मध्य प्रदेश में है बेबर, दहिया, पेड़ा। छत्तीसगढ़ में है दीपा। केरल में है पोनम। तो ये देखिए, स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम दिया गया। हर जगह अलग अलग नाम है, तो आप लोग बढ़िया से देख लो। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आने का चांस रहेगा। अब देखिए, दूसरा नंबर है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इससे अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग होता है। स्वामित्व विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और आलापन होता जा रहा है, और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से ही अधिक पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की कृषि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड और आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है। तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों में अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च में अब इसका चौथा है रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक रूप है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में फसल बोई जाती है। यह उद्योग और कृषि के बीच अंतरपृष्ठ है। इसमें अत्यधिक पूंजी एवं तथा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में चाय, चावल, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसल है। बागवानी कृषि, वर्षा प्रधान खेती की बागवानी कृषि कहते हैं।
भारत की 70% कृषि बागवानी कृषि की श्रेणी में आती है। कृषि वानिकी पेड़ों की कतारों के मध्य फसलें उगाना। ट्रक फार्मिंग केवल सब्जियों की खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। आर्द्र भूमि की कृषि दलदल भूमियों में की जाने वाली कृषि को आर्द्र भूमि की कृषि के जैसे चावल। शुष्क कृषि 11 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि। शस्य प्रारूप भारत में भौतिकी विविधता और संस्कृति के आधार पर यह विभिन्न कृषि पद्धतियों का शस्य प्रारूप पाए जाते हैं। भारत में 3 प्रकार के शस्य प्रवृत्तियां पाई जाती है: रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है। उत्तर और उत्तर पश्चिम राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रबी फसलों का उत्पादन मुख्य है। शीत ऋतु में पश्चिमी वृक्षों से होने वाली वर्षा इसके लिए लाभकारी होती है। हरित क्रांति में भी इन फसलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन जून जुलाई के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, ज्वार, कपास, जूट, मूंगफली, अरहर, रागी और सोयाबीन शामिल है। इस फसलों को उगाने में उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल अग्रणी राज्य है। नोट: तिल एवं जो उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। चावल को दक्षिण भारत में पूरे वर्ष में हर ऋतु में उगाया जाता है। जायद रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के मध्य मार्च से जून बोई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहा है। जैसे जायद फसल ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। एक वर्षीय फसलें ये फसलें अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या इससे कम समय में पूरा कर, जैसे धान, गेहूं, जौ, चना, सोयाबीन आदि। द्विफसलीय फसलें ऐसे पौधे पहले वर्ष तक अपने वानस्पतिक वृद्धि करती है और दूसरे वर्ष उनके फूल और बीज बनते हैं, तो वे अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करते हैं, जैसे चुकंदर। बहुवर्षीय फसलें ये ऐसे पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके जीवन चक्र में प्रति वर्ष या 1 वर्ष के अंतराल पर फूल और फल आते हैं, जैसे लूसर्न, गन्ना, नेपियर घास आदि। हरी खाद की फसलें इसके लिए फलीदार फसलें अधिक उपयुक्त होती है, जैसे सनई, ढैंचा, मूंग आदि। भूमि संरक्षण फसलें ये फसलें अत्यधिक वृद्धि के कारण भूमि को ढक लेती है, जिससे हवा तथा वर्षा से होने वाले कटाव से भूमि की रक्षा करती है, जैसे सोयाबीन, मूंग, लोबिया आदि। नकदी फसलें यह धन कमाने वाली फसलों के नाम से जाना जाता है, जैसे गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन। सूचक फसलें यह फसलें जो पोषक पदार्थों की भूमि से कमी पर तुरंत उनके ऊपर कमी के लक्षण प्रकट करने लगती है, जैसे मक्का। फसल चक्र क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के तहत विभिन्न फसलों को उगाना ही फसल चक्र कहलाता है। अलग अलग फसल उगाना। मोनोकल्चर यह फसल खेती की एक प्रक्रिया जिसमें एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, जैसे इसके मुख्य रूप में व्यापारिक अनाज, चावल, गेहूं, मक्का की खेती की जाती है। मिश्रित कृषि ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही खेत में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है, जैसे गेहूं, सरसों, धान एवं मटर आदि। ऑर्गेनिक कृषि ऐसी कृषि जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, यह पर्यावरण के लिए लाभदायक, इको फ्रेंडली होती है। हरित क्रांति भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसका निधन 28 सितंबर 2023 ईस्वी में। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। भारत में हुई हरित क्रांति का सर्वाधिक असर गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा। सभी फसलों में गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। दालों के उत्पादन में हरित क्रांति का सीमित प्रभाव रहा। विश्व भारतीय हरित क्रांति के जन्मस्थली जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को कहा जाता है। यह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1960 में हुई। भारत में हरित क्रांति के दौरान मेक्सिको से आयोजित गेहूं के HYV बीज तथा फिलीपींस से आयातित चावल के HYV बीज का प्रयोग किया गया। भारत में हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल रही। भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन, जूट, आम, केला, मसाला उत्पादक देश है। विभिन्न कृषि क्रांति: हरित क्रांति खाद्यान्न फसल, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन, खाकी क्रांति चमड़ा, कोको, मीठी स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन,
अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, स्वर्ण क्रांति बागवानी, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन। स्वागत है मेरे सफलता एक्सप्रेस 2.0 में। आप लोग मेरे चैनल पे जिस तरह से वीडियो वॉच कर रहे हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये चैनल को बड़ा बनाने का काम आप लोगों का है। आप लोग जितना बड़ा बनाइएगा उतना मैं डेली वीडियो लाऊंगा। और मैं फालतू वीडियो में नहीं डालता, जो एग्ज़ाम में आने वाला वही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। आज देखिए वैज्ञानिक उपकरण व उपयोग, ये एग्ज़ाम में ज़रूर है कि 2 से 3 नंबर आपका रिकवर करेगा, चाहे 12th हो, चाहे 10th हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी करते हो, ये तीनों चीज़ में आपको उपयोग होगा। तो पहले मेरा चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद देखिए। अल्टीमीटर, यह एक प्रकार का वैज्ञानिक यंत्र है जिसका डायल ऊंचाई सूचित करने के लिए फीट या मीटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान, अल्टीमीटर यह एक प्रकार का ऊंचाई वैज्ञानिक यंत्र है जिसका डायल ऊंचाई सूचित करने के लिए फीट या मीटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा देखते हैं, आमीटर, यह यंत्र दर्शाता है कि विद्युत सर्किट में विद्युत की कमी कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर, वायु वेग मापी यंत्र, इस यंत्र में वायु का वेग मापा जाता है। नेक्स्ट कार्डियोग्राफ, यह एक डॉक्टरी यंत्र है जिसका उपयोग हृदय की गति अभिलेखित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कैपिलर्स, यह एक प्रकार का कंपास है। डीप सर्किल, यह इस यंत्र के सहारे किसी स्थान के नतिकोण का मान ज्ञात किया जा सकता है। डायनमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये 10th और 12th के लिए VVI क्वेश्चन है। एपीडियास्कोप, यह फिल्म और अपारदर्शी पदार्थ के बीम या चित्र प्रदर्शी को पर्दे पर प्रक्षेपित करने वाला यंत्र है। फाइडोमीटर, यह समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। गैल्वेनोमीटर, यह अल्प परिमाण की विद्युत धारा मापने वाला वैज्ञानिक यंत्र है। ऑडियोफोन, श्रवण शक्ति सुधारना। बाइनोक्यूलर, इस यंत्र का उपयोग दूरस्थ वस्तुओं को देखने में किया जाता है। बायरोग्राफ, यह वायुमंडलीय दाब अभिलेखित करने वाला यंत्र है। क्रेस्कोग्राफ, यह पौधे में हुई वृद्धि अभिलेखित करने वाला यंत्र है। क्रोनोमीटर, यह एक घड़ी है जिसका इस्तेमाल ठीक ठाक या कालमापी समय जानने के लिए जहाज यंत्र आदि में किया जाता है। गार्डगेर मूलर, यह एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण जिसके द्वारा परमाणु कण की उपस्थिति और इसकी संख्या की जानकारी ली जाती है। फोटोमीटर, इस यंत्र के द्वारा दीप्ति शक्ति मापी जाती है। पायरोमीटर, इस यंत्र के द्वारा अत्यंत उच्च ताप मापा जाता है। रेडियोमीटर, यह विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने के यंत्र है। सिस्मोमीटर, यह भूकंप के झटके की तीव्रता को दर्शाता है। सेक्सटेंट, इसका उपयोग सूर्य, चांद और अन्य ग्रहों को ऊंचाई जानने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर, यह गैस का घनत्व मापने का यंत्र है। माइक्रोटोम्स, यह एक ऐसा यंत्र है जो अनुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता। माइक्रोटोम्स, यह एक ऐसा यंत्र है जो अनुवीक्षण निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देता है। ओडोमीटर, यह एक ऐसा यंत्र है जो गाड़ी द्वारा तय की दूरी अभिलेखित करता है। पेरिस्कोप, यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा वस्तु पारदर्शी यंत्र जल के भीतर से देखी जाती है तथा स्थल पर किसी परोक्ष वस्तु को देखने में इसका उपयोग होता है। स्पिग्मोमीटर, यह यंत्र का उपयोग धमनी में रक्तदाब की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप, हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। एस्केलेटर, चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ। एपिस्कोप, सिनेमा में पर्दों पर स्लाइडों को दिखाने का उपकरण। कंप्यूटेटर, विद्युत धारा की दिशा बदलने वाला यंत्र। ओसिलोग्राफ, यह विद्युत या यांत्रिकी कंपन सूचित करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूमुलेटर, विद्युत ऊर्जा का संग्राहक। एरोमीटर, गैसों का भार व घनत्व का मापक यंत्र। एक्टियोमीटर, सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र। एक्सीलरोमीटर, वायुयान का वेग मापक। कंपास नीडल, स्थान विशेष की दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र। कार्बोरेटर, इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने वाला यंत्र। कैलोरीमीटर, ऊष्मा को मापने वाला यंत्र। कैलिपर्स, छोटी दूरियां मापने वाला यंत्र। काइनेस्कोप, टेलीविजन स्क्रीन के रूप में। काइमोग्राफ, रुधिर दाब हृदय की धड़कन का अध्ययन करने वाला यंत्र। ग्रामोफोन, रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि को पुनः सुनाने वाला यंत्र। ग्रेविमीटर, जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने वाला यंत्र। टेलीस्कोप, दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायक। टेकोमीटर, मोटर बोट वायुयान का वेग मापक। टैक्सीमीटर, टैक्सियों को किराया दर्शाने वाला यंत्र। जायरोस्कोप, घूम रही वस्तु की गति की प्रस्तुति करने वाला यंत्र। जाइलोफोन, ध्वनि उत्पादक यंत्र। टेलीप्रिंटर, टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र। ट्रांसफार्मर, परावर्ती धारा की वोल्टता कम या अधिक करने वाला यंत्र। डेनियल सेल, परिपथ में विद्युत
ऊर्जा प्रभावित करना। डिक्टाफोन बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनाया जाना। डायलिसिस गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन। पैराशूट विमान में कूदते समय प्रयोग करना। फोटोसेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। बैरोमीटर वायु दाब मापना। बैटरी विद्युत ऊर्जा संग्रह। मेगाफोन ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाना। थर्मामीटर ताप मापना। थर्मोस्टेट वस्तु का ताप नियत करना। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापना। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखना। माइक्रोमीटर अति लघु दूरियां मापना। हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व मापना। हाइड्रोफोन पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना। रडार वायुयान की स्थिति ज्ञात करना। रेफ्रिजरेटर वस्तुओं को ठंडा रखना। रेडिएटर वाहनों के इंजन को ठंडा करना। रेन गेज वर्षा की मात्रा मापना। वान डी ग्राफ जनरेटर विभवांतर मापना। वान डी ग्राफ जनरेटर उच्च विभवांतर उत्पन्न करना। स्टीरियोस्कोप फोटो को पर्दे पर त्रिविमीय रूप में चित्रित करना। वोल्टमीटर दूध की शुद्धता मापना। स्पेक्ट्रोमीटर विभिन्न प्रकाशों के अपवर्तनांक ज्ञात करना। हिप्सोमीटर पर्वतों पर समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करना। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापन में। बोलोमीटर तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा उसमें एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापने में। कार्डियोग्राम हृदय गतिविधि मापने में। ऑक्सीनोमीटर पौधों की वृद्धि मापने में। स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ सूर्य की फोटोग्राफी करने वाला उपकरण। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने में। फोनोमीटर ध्वनि की प्रबलता मापने वाला यंत्र। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता व दूध अपेक्षित घनत्व मापने वाला। पायरहेलियोमीटर सौर विकिरण मापने में। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के अपेक्षित घनत्व मापने में। टैकोमीटर आरएमपी चक्कर प्रति मिनट मापने में। फाइदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति जाँच में। वोल्टमीटर विभवांतर मापने में। थर्मामीटर ताप मापने में। एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का मापन। साइक्लोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पादन वाला उपकरण। साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों को त्वरित करने वाला उपकरण। मल्टीमीटर प्रतिरोध धारा विभव मापी यंत्र। पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने वाला उपकरण। रेन गेज वर्षा को मापने वाला उपकरण। स्पाइरोमीटर श्वसन दर को मापने वाला उपकरण। सिनेमेटोग्राफ छोटे छोटे चित्रों को बड़ा प्रक्षेपित करना। जीएम काउंटर रेडियो स्रोत से निकलने वाले विकिरण का मापन। कैलिडोस्कोप रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन साइक्रोमीटर भी कहते हैं। स्फेरोमीटर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मापता है। विस्कोमीटर द्रवों की श्यानता का मापन। एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का मापन। माइक्रोवेव ओवन यह खाद्य पदार्थों को गर्म करने में एवं भोजन बनाने में। रिफ्लेक्टरोमीटर पारदर्शक माध्यम का प्रतिनांक मापी यंत्र। पोटेंशियोमीटर लघु प्रतिमापन एवं विमा बलों की तुलना करने में। स्पेक्ट्रोमीटर किसी पदार्थ स्पेक्ट्रम के विभिन्न रंगों की तरंग लंबाई का ज्ञात करने। 2.0 में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि मैं साइंस का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, तो आज मैं सोशल साइंस का करवाने जा रहा हूं। आप लोग चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं पढ़ाने वाला हूं सोशल साइंस का भारत में कृषि एवं पशुपालन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से 100% है कि चांस के 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। तो मेरे चैनल पर अगर आप लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और न्यू चैनल है, ये मत सोचिए कि न्यू चैनल है तो आप लोग ही इसको बड़ा बना सकते हैं अगर आप लोग चाहिएगा तो। अगर नहीं चाहिएगा तो फिर जहाँ वहीं रह जाएंगे। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज मैं पढ़ा रहा हूँ भारत में कृषि एवं पशुपालन। भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है, ये आपको भी पता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, परंतु सिंचाई के साधनों का अभाव होने के भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 आयु वर्ग 46.1% कृषि कार्य में संलग्न है। भारत प्रथम कृषि मंत्री अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चुनी हुई सरकार के प्रथम कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख। संविधान के अनुसार कृषि का विषय राष्ट्र सूची का विषय है, जबकि राष्ट्रीय कृषक आयोग के अनुसार इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई। राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन 1970। राष्ट्रीय कृषक आयोग 2004। कृषि मंत्रालय के अधीन 3 विभाग हैं: कृषि व सागरिता विभाग, कृषि अनुसंधान व शिक्षा, पशुपालन, डेयरी व मत्स्य। भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाला राज्य के क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र प्रतिशत पंजाब 83.6% सबसे अधिक है। हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है,
तमिलनाडु। दक्षिण भारत का सर्वाधिक कृषि प्रतिशत राज्य। कृषि के प्रकार। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, इसको हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम।